Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 31 अगस्त 2021। तो गाइज आज है तारीख 31 अगस्त 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में। आज हमने 5 आर्टिकल लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 आर्टिकल मैं और लेने वाला था बट उसको मैं नहीं ले पाया हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, इसी वजह से। तो फिर वो 2 आर्टिकल कल मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो डेफिनेटली जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आपका जो भी करंट अफेयर है वो सब कवर किया जाएगा, छूटने वाला कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, चाइनाज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो इसके अंदर चाइना का क्या इंटरेस्ट है, क्या यहाँ पर चाइना अपना फ़ायदा देख रहा है और इससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल ये होने वाला है और डेफिनेटली आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आज के इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। और ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में। तो ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे ब्रिक्स क्या है, इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चर्चा हुई है और यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस आने वाले टाइम पर हम लोग करने वाले हैं। अगेन आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल में हम बात करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, सांभार लेक, जो ये सांभार लेक है एक तरीके से वो श्रिंक हो रही है राजस्थान के अंदर जो है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सांभार लेक क्यों यहाँ पे श्रिंक होती हुई नजर आ रही है, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। और फिर फोर्थ आर्टिकल बहुत जबरदस्त होने वाला है। नई नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं जो चिकन, टर्की, इन सब मुर्गे वगैरह को पालते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके लिए नई गाइडलाइंस आई है। वो गाइडलाइंस क्या हैं इनके बारे में डिस्कशन होगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हो। लास्ट वाले आर्टिकल में डेफिनेटली आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। हाल ही में एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, वो ये है कि 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ये मर्ज हो रहे हैं तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त आर्टिकल होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है आप लोग मुझसे यहां पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कि जितना हमने पिछले दिन करंट अफेयर कवर किया है उसका भी हम लोग साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलें। तो कल हमने जो जो डिस्कस किया था फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहे। तो कल हमने सबसे पहले आर्टिकल में बात की थी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। तो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फॉरगॉटन के बारे में आज आप लोग को लिखना है कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था। साथ ही साथ ये बताना राइट टू प्राइवेसी कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है, तो यहाँ पर ये कौन सा केस के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा केस देखा था, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देखते हैं कल आपने लेक्चर को कितने अच्छे से सुना था। उसके बाद अगले आर्टिकल में बात की गई है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो यहाँ पर मतलब ये था कि जो ये क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहा है, इन सब की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और इस प्रकार की कोई रिपोर्ट है ये पहली बार देखने को मिली है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह पता चले क्लाइमेट चेंज से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट पहले नहीं आती थी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बहुत कुछ बताया गया। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारा यहाँ पर एक कह सकते हो इंडिया एक्सट्रीमली हाई रिस्क की कंडीशन के अंदर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, बुरा इंपैक्ट। ओके, उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था मालाबार एक्सरसाइज 2021 के बारे में। तो आपको बताना है इस मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवरेज इसका किया था। उसके बाद चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में हमने बात की थी। अब यहाँ पे ये बताना है आपको चिकनगुनिया वैक्सीन कौन सी डिजीज़ के लिए लाया गया है, ठीक है, कल हमने डिटेल में बात करी थी। ये चिकनगुनिया, अच्छा नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैक्सीन किस लिए लाया गया है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इस वैक्सीन का नाम क्या था ये ज़रूर बताना।
बताना, कल हमने इसमें डिटेल में देखा था। क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में हमने कल चर्चा की थी, तो एक हमने एक तरीके से आप कह सकते हो एक योजना के बारे में चर्चा की थी। तो अभी क्या हो रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर जो है फार्मर्स को काफ़ी कुछ फ़ायदे मिलते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो ये जो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत लॉस हुआ है तो अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि एक योजना है, उसकी फुल फॉर्म जरूर बताना, वो है PM, ये यहाँ पर आपको PMFBY ये योजना दिख जाएगी। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बतानी है। उसके बाद यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंडिया, एक तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। ये दूसरी कंट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट इंडिया बनाने वाला है। कौन सी कंट्री है जिसके अंदर ये इंडिया प्रोजेक्ट लगाएगा, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन बताना। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था हैकाथन मंथन 2021 के बारे में चर्चा हो रही है। हैकाथन क्या होता है, जहां पर बहुत सारे जो कंप्यूटर एक्सपर्टीज होते हैं आपस में इनका एक इवेंट क्रिएट किया जाता है और किसी इशू को लेकर वो चर्चा करते हैं। मान लो कोई इशू आ रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू है, एग्रीकल्चरल इशू है, या कुछ ऐसे प्रकार के इशूज होते हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर एक हैकाथन रखा जाता है और उस इवेंट के अंदर उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाता है। आई होप आपने कल लेक्चर सही से सुना होगा। सब कुछ हमने कल ये डिटेल में डिस्कस किया था। सिर्फ और सिर्फ हमने आज एक ओवरव्यू लिया है कि हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर सकें कि हम क्या क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आई होप आप सभी लोगों को अपने यूपीएससी सिलेबस के बारे में पता होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस स्टैंड करता है जीएस पेपर 2 के अंदर। अब यहां पर पहला आर्टिकल जबरदस्त है, चाइनाज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। ठीक है, चाइना का काफी कुछ इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर। वो क्या इंटरेस्ट है उसको हम लोग रिवील करेंगे यहां पर। तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डिटेल में कवर किया गया है। एज यू कैन सी एक्सप्लेन पेज पर यहां पर डिटेल में कवरेज किया गया, और इसी आर्टिकल को, यानी इंडियन एक्सप्रेस है, इसी आर्टिकल को लेकर मैं यहां पर ये पूरा का पूरा डिस्कशन रखने वाला हूं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर से जो यूएस के ट्रूप्स थे, यूएस के जवानों को अफगानिस्तान से वहां से विड्रॉ कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। अभी थोड़े बहुत जवान रह चुके हैं, वो 31 तारीख तक, यानी आज 31 अगस्त है, तो आज जो है लास्ट डेट बताई गई है यूएस के द्वारा कि आज तक क्या करेंगे, अपने सारे ट्रूप्स को ये लोग विड्रॉ करने वाले हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर से जैसे यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका है आज के टाइम पर, चाहे वो पूरा अफगानिस्तान हो, काबुल हो, सभी जगह पर तालिबान का कब्जा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब क्या है, तालिबान का कब्जा आ चुका है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, अशरफ गनी, वो यहाँ से भाग चुके हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो कि तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रही हैं, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि तालिबान को प्रॉपरली रिकग्निशन दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। चाइना ने अपना दोस्ती वाला हाथ डेफिनेटली बढ़ा ही दिया है तालिबान की साइड पर। इन्होंने बोला है कि हम लोग तालिबान से दोस्ती डेफिनेटली करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो, अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप लोगों ने यूपीएससी के मतलब प्रीवियस ईयर के पास्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो एक लोकेशन दे दी और ये सब खाली छोड़ दिया, इसको फिलअप करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। अभी पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन आपको लोकेशन हमेशा से ही हर चीज़ की क्लियर करनी है जो भी न्यूज़ में है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है हमारा महान भारत, और यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। अब ये जो अफगानिस्तान है, इसकी कैपिटल है काबुल। इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसको अच्छे से देख लेना। इधर तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर इधर ईरान है, देन इधर उज्बेकिस्तान, इधर तजिकिस्तान, इधर आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, और ऊपर से हल्का सा बॉर्डर यहाँ पर भारत भी शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, लोकेशन काफ़ी अच्छे से सारी क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन यह है, चाइना अपना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है अफगानिस्तान के अंदर कि तालिबान को भी रिकग्नाइज कर रहा है, तालिबान के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? पहला रीज़न कि अफगानिस्तान के अंदर जो लिथियम है उसके रिजर्व पाए जाते हैं, उसके भंडार भरे पड़े हैं लिथियम के। अब लिथियम क्या है? लिथियम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया यह जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व है अफगानिस्तान के अंदर लिथियम का। लिथियम का इस्तेमाल करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के अंदर। आपको मालूम होगा जो बैटरीज होती हैं, चाहे आपकी मोबाइल की बैटरीज हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हो, उन सब के अंदर लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लिथियम काफ़ी भरपूर मात्रा में अफगानिस्तान के अंदर पाया जाता है। तो चाइना चाहता है यहाँ पर इसका ट्रेड करना। चाइना डोमिनेट करता है
लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन को दुनिया भर में, मतलब सबसे ज़्यादा जो बैटरीज वगैरह बनाता है वो चाइना बनाता है। और यहाँ पर चाइना के हाथ में एक ऐसी कंट्री लग रही है जहाँ पर लिथियम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सस्ते दाम में ट्रेड करके चाइना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है और लिथियम रिजर्व्स के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकता है, काफ़ी कुछ यहाँ पर अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवा कर। तो चाइना का पहला इंटरेस्ट यह है कि अफगानिस्तान के अंदर लिथियम भरपूर मात्रा में। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर मिनरल डिपॉजिट्स भरपूर हैं, भरपूर मिनरल्स पाए जाते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अफगानिस्तान लोगों से इतना कुछ यहाँ पर इनकी माइनिंग करनी नहीं आई, अदरवाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मिनरल डिपॉजिट के ऊपर पूरा अफगानिस्तान बैठा पड़ा है, लगभग 3 ट्रिलियन के मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप कह सकते हो गोल्ड हो गया, ऑयल, बॉक्साइट, रेयर अर्थ, क्रोमियम, कॉपर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल, आयरन और लेड, जिंक, जेमस्टोन, स्टॉक, सल्फर, ट्रेवर्टिन, जिप्सम एंड मार्बल, तो ये सारे ही आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे मिनरल्स मिलते हैं कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है चाइना डेफिनेटली चाहेगा यहां पर अपना दबदबा बनाना, साथ में दोस्ती रखना और काफ़ी कुछ इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी करना, क्योंकि आदत ही हरकत ही यही है। तो क्या करेगा चाइना? कुछ ना कुछ ऑफर करके चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपने कंट्रोल में करता हुआ नजर आएगा, अगर आगे चाइना के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो उसके बाद चाइना का एक वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा, चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम लोग BRI प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां पर क्या है, चाइना का फोकस ये है कि ये अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करें, पाकिस्तान से गुजार दे कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर तक। तो अपनी ये कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे अफगानिस्तान में, और फिर उसके बाद क्या होगा, अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ाने के बाद जो इनका जो चाइनीज गुड्स हैं, चाइनीज सामान है, इसको ये दूर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से बहुत आसान हो जाएगा ये रास्ता, प्लस सस्ता भी पड़ेगा इनको। फिर उसके बाद यहाँ से वापस से अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना का मेन फोकस देखो आज के टाइम पर यही है कि दुनिया भर की सबसे टॉप पर इकोनॉमी में आना, ठीक है, USA को बीट करना, और इन चीज़ों को फोकस करते हुए डेफिनेटली वो ये सारे स्टेप्स उठा सकता है। और ये सब इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा चाइना का अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद चाइना का सिक्योरिटी एक तरीके से कंसर्न भी है। अब वो क्या है, देखो यहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एक आता है ETIM, इसका मतलब है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, या इसके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ETIM है, इसको एक तरीके से सपोर्ट मिलता है तालिबान से, तालिबान सपोर्ट करता है और अलकायदा सपोर्ट करता है। साल 2000 से यहाँ पर इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, किसको? ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को। ये इस्लामिक मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट ऐसा है जो कि उइगुर मुस्लिम्स को सपोर्ट करता है। मैं भी आपको सब क्लियर करूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर मांग ये करी जाती है, चाइना का एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं जिनजियांग वाला रीजन, ठीक है, उसको ईस्ट तुर्किस्तान बनाने की बात की जा रही है, उसी को लेकर ये मूवमेंट चलता है। तो हम लोग समझेंगे अब इसको। तो ये जो ETIM है, ये है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये एक उइगुर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उइगुर मुस्लिम्स आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? चाइना के अंदर एक रीजन, एक प्रोविंस है जिनजियांग वाला, वहां पर उइगुर मुस्लिम्स पाए जाते हैं। और जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको चाइना बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है। ऐसी चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी है। वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। इस चीज का मुद्दा US ने भी उठाया है, बहुत सारी कंट्रीज ने भी उठाया है, इवन तुर्की ने भी उठाया है कि चाइना के अंदर जो जिनजियांग वाला रीजन है वहां पर उइगुर मुस्लिम्स को काफी हद तक परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर क्या है कि एक तरीके से चाइना वरी है, चाइना परेशान है किस चीज को लेकर, कहीं अफगानिस्तान एक पोटेंशियल ना बन जाए उइगुर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए, कि जैसा जैसा अफगानिस्तान के अंदर देखा तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, उइगुर मुस्लिम्स के अंदर भी मोटिवेशन आ रहा है, उइगुर मुस्लिम्स भी कहीं इस चीज को लेकर यहां पर ना करें, अपनी मांग ना रखें कि जो चाइना का एक तरीके से एरिया है उसको यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, ईस्ट तुर्किस्तान बनाया जाए। तो यहाँ पर एक कंसर्न वाली चीज़ भी देखने को मिल जाएगी, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोग को ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंसर्न वाली बात देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, चाइना तालिबान का जो इंगेजमेंट है आज के टाइम पर, इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज के टाइम पर जैसे हम लोगों ने देखा, चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है कहाँ पर? तालिबान के पास। अब ये दोनों मिलकर आपस में इनका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात तो हम देख पाएंगे यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। चाइना है, पाकिस्तान है, तालिबान है, ये 3 कंट्रीज हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो तालिबान आया है
अफगानिस्तान के अंदर उसको रिकग्निशन प्रोवाइड करवा रहा है चाइना, ठीक है। उसको एक तरीके से पाकिस्तान भी यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही हैं। देखो इंडिया को पहले से ही बहुत ज़्यादा कंसर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया को वैसे ही यहाँ पर एक खतरा है किससे, चाइना तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कह सकते हो ऑक्साइड वाले चीन वाले एरिया के अंदर आपको यहाँ पर ये सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर पीओके वाले रीजन में परेशान करता रहता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, प्लस ये सब आपस में मिल जाएंगे तो एक कंट्री और हमारे लिए खतरा बनकर पैदा हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, आज के टाइम पर जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है वहां पर ये लोग वेपन्स वगैरह सेंड कर सकते हैं और उन वेपन से काफ़ी हद तक वायलेंस क्रिएट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। देन उसके बाद चाइना का जो आज के टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं, चाइना आज के टाइम पर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, तो इससे हम लोगों को काफ़ी खतरा है क्योंकि चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अफगानिस्तान तक जाएंगे, अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और आपको मालूम होगा अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाहबार पोर्ट हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, तापी पाइपलाइन हो गया। तो ये सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया के हैं। ये सब अफगानिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके यहाँ पर इंडिया ने इन प्रोजेक्ट्स को लगाया है। तो चाइना की द्वारा इन चीज़ों के ऊपर भी खतरा देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये स्टैंड करता है जीएस पेपर 2 के अंदर। तो देखते हैं फिर अगले आर्टिकल को। यहाँ पर चर्चा हो रही है एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रल मीटिंग के बारे में। अब ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई है। ब्रिक्स क्या है, वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है जिसको बोला जाता है ब्रिक्स। आप सभी लोग को डेफिनेटली मालूम होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक आर्टिकल का मैं आपको सोर्सेज भी बताता रहूँगा कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है और पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है यूपीएससी करंट अफेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा आता है, सरकारी डेटा, सारा ऑथेंटिक डेटा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में चर्चा हो रही है। तो रिसेंटली जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, अभी हाल ही में देखने को मिली है। और यहाँ पर बात करी गई है ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स अगर हम लोग मिला दें इन 5 कंट्री को तो लगभग ये दुनिया भर की 41% की वर्ल्ड की पॉपुलेशन यही 5 कंट्रीज मिलकर कवर कर लेती है। इसमें से 2 टॉप की पॉपुलेशन वाले चाइना और इंडिया भी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ दुनिया भर की जीडीपी के अंदर 24% जीडीपी ये 5 कंट्रीज मिलकर ही कंट्रीब्यूट करती हैं। प्लस दुनिया भर का जो व्यापार होता है उसके अंदर 16% का जो शेयर है वो इन 5 कंट्रीज का है। मतलब ये 5 कंट्रीज का जो ग्रुप है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और साल 2021 के अंदर जो ये ब्रिक्स की ग्रुपिंग है इसको कौन चेयर कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ये जो 7वीं ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई है 2021 के अंदर, अभी हाल ही में देखने को मिली। इसका फोकस कहां था? इस मीटिंग के अंदर फोकस किया गया एयर पोल्यूशन को लेकर कि आज के टाइम पर एयर पोल्यूशन वाली दिक्कत सबसे ज़्यादा है। देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा की गई है, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर, कैसे हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को आगे बढ़ा सकते हैं, प्लास्टिक को अपने एनवायरमेंट से कम कर सकते हैं। प्लस फॉरेस्ट में आजकल बहुत ज़्यादा आग लगती हुई नजर आती है। ब्राज़ील का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ब्राज़ील के अंदर जो अमेजन वाले जंगल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग लगती हुई नजर आई है। तो इन चीज़ को कैसे कम से कम किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया इस मीटिंग के अंदर। साथ ही साथ एक हेल्दी सिस्टम होगा तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है डेफिनेटली वो भी इंप्रूव होगी। इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है। और यहां पर इन्होंने यहां पर यह काम किया कि जो ना 5 कंट्रीज है, 5 कंट्रीज आपस में मिलकर इन्होंने एग्री किया है ये फोकस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जो भी कूड़ा करकट है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है उसके ऊपर भी ये 5 कंट्रीज आप कह सकते हो कि वर्क करते हुए नजर आएंगी। उसके बाद न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट वाज अडॉप्टेड। यहाँ पर क्या है, हमारे कंट्री ने देखो एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जो है मिलकर क्या करेंगे, जो भी ब्रिक्स नेशन है वो आपस में मिलकर एक तरीके से एनवायरमेंट को लेकर कोऑपरेट करके काम करने वाले हैं। प्लस अभी आने वाले टाइम पे हम लोग को एक और मीटिंग देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं COP, ठीक है। यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है क्लाइमेट चेंज को लेकर, COP 15, COP 26, ठीक है। आज मतलब इस साल आपको नवंबर में ये मीटिंग देखने को मिलेगी। उसमें मीटिंग में भी एनवायरमेंट को लेकर काफी हद तक चर्चा होती हुई नजर आएगी। प्लस यहां पर फिर से बात यही करी गई है कि किस प्रकार से ये 5 कंट्रीज मिलकर वेस्ट को मैनेज करेंगी। प्लस एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा और फूड, वाटर, टेक्सटाइल, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये कंट्रीज जो है आपस में मिलकर काम करने वाली हैं, ऐसा यहां पर इस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया।
इंडिया का क्या स्टैंड है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक्नॉलेज किया गया जो क्लाइमेट चेंज 2021 की रिपोर्ट अभी हमने देखी है, आपको मालूम होगा आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करके यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पर रिपोर्ट में बताया यह गया कि आज के टाइम पर एनवायरमेंट की कंडीशन बहुत बुरी है। अगर हम लोगों ने सीरियसली स्टेप्स नहीं उठाए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो डेफिनेटली हमें आने वाले टाइम पर बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। नाउ यहाँ पर इंडिया ने बोला एक्शन शुड बी गाइडेड बाय इक्विटी, नेशनल प्रायोरिटीज एंड सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक्शंस यहाँ पर किसके थ्रू एक साथ लेने हैं, नेशनल प्रायोरिटी रखना है। अब यहाँ पर ये सब आप कर सकते हो जो प्रिंसिपल्स हैं किसके, CBDR के, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसके ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर आप कर सकते हो इसमें मेन काम यह है क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना। पांचों कंट्रीज हैं, अलग अलग मिलकर अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे, अलग अलग इनके पास कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन यहाँ पर गोल कॉमन ही है सबका कि इनको क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 11वीं मीटिंग है एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स की, इसका जो थीम है यहाँ पे आप कह सकते हो यह है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इस मीटिंग का जो थीम है वो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, थीम एज इट इज ही रटना होता है, थीम यहाँ पर आपको इसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। अगर हम लोग बात करें जो पांचों कंट्रीज हैं मिलकर एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम करती हैं, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च वगैरह करी जाएंगी। ठीक है, ये फोकस किया गया कि यहां पर बोला गया कि यहां पे आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशंस के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, पांचों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो ये कुछ चीज़ें आने वाले 4-5 साल में एग्रीकल्चर को लेकर ये पांचों कंट्रीज कोऑपरेट करके काम करेंगी ताकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके, डिजिटल एग्रीकल्चर सोल्यूशन लाया जा सके। ठीक है, जो भी फार्मर्स है जिनकी उनकी दिक्कतें कम की जा सके, फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, फार्मर का वेलफेयर मेंटेन किया जा सके, इन सब चीजों के ऊपर यहां पे आने वाले टाइम पर कंट्रीज फोकस करने वाली हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है और डेफिनेटली एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। आर्टिकल में चर्चा हो रही है श्रिंकिंग ऑफ सांभर लेक और राजस्थान। तो यहां पर राजस्थान के द्वारा एक स्टेटमेंट आर्टिकल आप देख पाओगे, द हिंदू का है, और द हिंदू एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम लोग एक प्राइमरी सोर्स बोलते हैं यूपीएससी के लिए। अब यहाँ पे एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें पता ये चला जो सांभर लेक है राजस्थान के अंदर, ये लगातार श्रिंक हो रही है, लगातार आपको ये कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जो सॉइल है, मिट्टी है वहाँ की, वो डिग्रेड हो रही है, वो बेकार हो रही है, वाटर क्वालिटी खराब हो रहा है, साथ ही साथ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन भी खत्म होती हुई नजर आएगी यहाँ लेक से। लेक कहाँ पर है, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यह है हमारा महान भारत और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का मैप, और ये वाला जो डॉट है यहीं पर है सांभर लेक, ये आप देख पाओगे सांभर सॉल्ट लेक है, यहाँ से नमक का उत्पादन भी काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यह है लोकेशन कहाँ है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर राजस्थान के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक कंट्री का लार्जेस्ट सैलिन वाटर बॉडी है जहाँ पे नमकीन पानी मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पूरे देश का एक सबसे बड़ा सा एक वाटर बॉडी देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का। साथ ही साथ आप कह सकते हो ये फेमस है सॉल्ट के लिए, नमक का उत्पादन होता है, नमक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लस बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी कि दुनिया भर से जो बर्ड्स आती हैं कंट्री के अंदर, वो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर एक रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आप लोगों से एक और बन जाता है, भारत के अंदर अभी तक टोटल कितने रामसर साइटें हैं, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। ठीक है, अब यहाँ पर ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है अंडर द रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर्ड इन 1990। अब रिवर्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि आप कह सकते हो कि पानी इसमें कलेक्ट करती हैं। आप कह सकते हो कि रिसीव्स वाटर फ्रॉम 6 रिवर, ये जो लेक है ना यहाँ पे पानी आता है 6 नदियों से, वो है समौद, खारी, मंथा, खंडेला, मेदथा और रूपांगड़, ये कुछ नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका जो वेजिटेशन है वो ज़ेरोफाइटिक टाइप का देखने को मिल जाता है, एक प्लांट अडेप्टिव यहाँ पर इसका वेजिटेशन देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं, फ्लेमिंगोज हैं, पेलिकन हो गई, वाटरफॉल्स टाइप की बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इसके आसपास, जैसे कि शकंबरी देवी टेम्पल देखने को मिल जाएगा इस लेक के पास में। साथ ही साथ सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर इसी झील के पास है, ऐसा बताया गया। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है इस लेक को लेकर, क्योंकि जो
30% इस लेक का एरिया है वो मतलब मोस्टली ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर माइनिंग वगैरह की गई है, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ की गई हैं, इलीगल सॉल्टिंग की एक तरीके से इलीगल सॉल्ट तक यहाँ पर पहुँचा गया है। तो आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों की वजह से जो लेक है आधी हद तक बर्बाद हो चुकी है। अब जब लेक बर्बाद होगी तो क्या होगा, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी कहीं ना कहीं थ्रेटेंड में पहुंची, उनको भी खतरा पहुंचा है, बिल्कुल ऐसा देखने को मिला है। साथ ही साथ जो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स थी वहाँ पर उनको भी खतरा देखने को मिला है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों वहाँ पे खतरे में है, क्योंकि जो रेड एल्गाई वहाँ पे पाई जाती थी, एक तरीके से रेड वाली लाल कलर की काई पाई जाती थी जो कि मेन सोर्स था, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा वो काई खाती थी, वो एल्गाई खाती थी। लेकिन अब वो एल्गाई भी खत्म हो रही है, ठीक है, एल्गाई खत्म हो रही है तो उसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पर जाना बंद कर देंगी। प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला गया, देखो लोग जो हैं जब चीज़ें खत्म होना चालू होंगी, बहुत सारे लोग उस लेक के ऊपर, उस झील के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो झील बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रही है। तो इससे क्या होगा, लोग जो है वहाँ से हटना चालू हो जाएंगे, दूसरी जगह पर निकलना चालू हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये है, आज के टाइम पर क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं यहाँ पर इस एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए, या फिर कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले न्यू टूरिस्ट पॉइंट आप बना सकते हो। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उन्होंने हाल ही में आइडेंटिफाई किया है कि नए नए टूरिस्ट पॉइंट होंगे, सांभा रिसोर्ट लेक पर टूरिस्ट पॉइंट होंगे तो नए नए लोग वहाँ पे घूमने आएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जनरेट होगी, वापस से चीज़ें वापस आनी चालू हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एरिया को सेव करने की बात की गई है, इलीगल सॉल्ट प्रोडक्शन होता है उसको रोका जाएगा, और एक तरीके से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जाएंगे ताकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ पर रुकें, ठीक है, और तब तक यहाँ पर हम लोग उस एरिया को वापस से रीडेवलप कर सकें जो कि हम लोग खो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। अगले आर्टिकल में चर्चा आ रही है न्यू गाइडलाइंस फॉर पोल्ट्री फार्मर। जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस लाई गई है। आर्टिकल आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आर्टिकल लगाना भूल गया हूँ, बट ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में कवर किया गया है, लाइव मिट में कवर किया गया है, द हिंदू के अंदर है, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है। तो मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक नई गाइडलाइन देखने को मिली है पोल्ट्री फार्मर्स को लेकर कि जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल और मार्जिनल पोल्ट्री फार्मर्स देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, उनके लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन है कि अब देखो उनको भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर स्टेप्स उठाने होंगे। क्योंकि आज के टाइम पर जो ये पोल्ट्री वाले फार्म वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ से कंसर्न ये पैदा होता है कि एनवायरमेंट हमारा गंदा हो रहा है, तो उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करना होता है। क्या करना होता है आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक ये जो छोटे फार्मर्स थे ना, स्मॉल फार्मर्स थे, इनको एनवायरमेंटल लॉस फॉलो नहीं करने होते थे, लेकिन अब से इनको ये फॉलोज करना होगा। तो नई गाइडलाइन के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी गई है, तो इसके बारे में ये डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो पोल्ट्री फार्मर्स को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं इंडिया के अंदर, इनका क्या स्टेटस है, इंडिया के अंदर कितनी पाई जाती हैं। पोल्ट्री आप समझ गए ना, वही सब चिकन, टर्की, डक, गीज, ये सब देखने को मिल जाएंगी। अभी ये देखो लगभग एक सेंसस हुआ था, 20th लाइव स्टॉक सेंसस देखने को मिला था, उसमें पता ये चला कि लगभग 851.8 मिलियन जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। 30% आप कह सकते हो इसमें से वो बैकयार्ड पोल्ट्री के हैं, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में देखने को मिलेंगी। उसके बाद चिकन, तुर्की, डक्स और गीज, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सबको पाला जाता है फार्म्स के अंदर, ठीक है, ताकि इन मीट की तरह या फिर एग्स का, यानी इनका जो है एक तरीके से लोग जो है यूज़ कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पर पाला भी जाता है। और सबसे ज़्यादा पोल्ट्री पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वह है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, केरला, यहाँ सभी जगह पर सबसे ज़्यादा ये मुर्गे वगैरह पाए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ मेजर प्रोविजंस की। सबसे पहले आपको पोल्ट्री फार्मर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझना होगा। पोल्ट्री फार्मर्स यानी कि ये जो चिकन वगैरह इनके जो किसान होते हैं, ये 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है स्मॉल फार्मर, दूसरे होते हैं मीडियम फार्मर, और तीसरे होते हैं लार्ज फार्मर। स्मॉल फार्मर वो कहलाते हैं जिनके पास 5,000 से 25,000 तक ये बर्ड्स होती हैं। मीडियम फार्मर वो कहलाते हैं जिनके पास 25,000 से लगभग 1 लाख के आसपास तक बर्ड्स होती हैं। और लार्ज फार्मर्स वो कहलाते हैं जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा बर्ड्स होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पोल्ट्री फार्मर का क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर पोल्ट्री फार्मर जो एक तरीके से स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले पोल्ट्री फार्मर्स है, उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। मान लो कोई एक फार्म बनाना है, ठीक है, उन्हें एक ऑपरेट करना है, एक मीडियम साइज पोल्ट्री फार्म बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हो कहाँ से, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या कमेटी से, अंडर द वाटर एक्ट 1974 या फिर एयर एक्ट 1981, इसके अंडर में आपको लेना होगा।
और जो ये परमिशन है ये फार्म के लिए आपको 15 साल की परमिशन मिलती है, आपको ध्यान रखना है। अब इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सभी लेवल पर ये बॉडी इंप्लीमेंट करती है। क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पर हमारा फोकस ये है कि हम पोल्यूशन को कम से कम कर सकें, क्योंकि पोल्ट्री फार्मर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। जो मुर्गे हैं, ये सब जो बर्ड्स है एक ही जगह पर बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से गैसेस निकलती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा है। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी पोल्ट्री फार्म होंगे, जो छोटे मोटे फार्म्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वेंटिलेशन रूम होगा, यानी कि ऐसे होंगे जहाँ पे खिड़की वगैरह लगाओ, जो गैस निकल रही है इनके अंदर से, बदबू आ रही है वहाँ पर, वो एक तरीके से रिड्यूस हो सके, वो कम से कम हो सके, और ये जो टॉक्सियसनेस है, ये जो जहरीलापना है, ये कम से कम हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर ये नुकसान पहुँचाती हुई नजर आएगी। आने वाले टाइम पर हमें कुछ ना कुछ नई बीमारी नजर आ जाएगी। ओके, ये बोला गया। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है जो भी ये पोल्ट्री बर्ड्स हैं, ये लोग कहीं रनिंग वाटर के साथ मिक्स ना करें, मतलब जो पानी ऐसा है जो कि यूज़ किया जा रहा है पानी के लिए, पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे ना जाकर ये मिक्स हों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो ये फार्म है इसको लगभग जो भी रहने वाले एरिया है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा, ठीक है, उतनी दूरी पर बनाओ। और साथ ही साथ रिवर्स हो गई, कोई नदी हो गई, उससे दूरी बनाओ, लेक, कनाल, रिवर, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस, नेशनल हाईवे, विलेज फुटपाथ, रूरल रोड, तो यहाँ पर इन सभी जगह से आपको थोड़ा सा दूर बनाना है, ताकि जो ये लोग हैं, लोगों को दिक्कत ना हो इन पोल्ट्री बर्ड से। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर इनको कोई बीमारी होगी तो उन लोगों को बीमारी होती हुई नजर आएगी। तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन अपना रहे हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब विलेज रिवर के अंदर जब ये आसपास होंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी ये इनका जो है मतलब जो ये पोल्ट्री बर्ड से मिक्सअप होती हुई नजर आएंगी, इससे हमारा एनवायरमेंट जो है पोल्यूट होता हुआ नजर आएगा। ज़रूरत क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पर ना जो ये फार्म्स है ना, इनका बहुत ज़्यादा पुअर मैनेजमेंट है, बहुत बुरी तरह से मैनेज किया जाता है, इसकी वजह से बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लस बोला गया कि आज के टाइम पर जो ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिल रही हैं, एसिडिफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक चीज जिम्मेदार ये पोल्ट्री प्रोडक्शन भी है। तो इसके ऊपर ध्यान दोगे अच्छे से, तब आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर पाओगे, पोल्यूशन को कम कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा पोल्यूशन को बढ़ावा देने में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल होने वाला है स्पेस और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और स्पेस और टेक्नोलॉजी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। वीडियो यहाँ पर चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर चर्चा हो रही है मर्जर ऑफ 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में। जो ब्लैक होल्स हैं, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के ब्लैक होल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यह क्या है, तो 2 ब्लैक होल्स मर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से 3 बड़े बड़े ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पर इसको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी आर्टिकल्स ने कवर किया है। तो न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने रिपोर्ट किया है कि जो भी हमारे भारतीय साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया, 3 बड़े बड़े जो ब्लैक होल्स हैं वो मर्ज कर रहे हैं आपस में। और ये जो ब्लैक होल्स हैं गैलेक्सी में पाए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, जब गैलेक्सी आपस में मर्ज करेगी तभी तो ब्लैक होल्स ही मर्ज करेंगे, क्योंकि जो ब्लैक होल है ये खुद एक गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद बोला गया बहुत सारे जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई पेयर्स हैं वो डिटेक्ट करे गए हैं पहले भी, मतलब हमारे भूतकाल में भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं। लेकिन 3 का साथ मतलब एक तरीके से 3 गैलेक्सी आपस में मिल रही हैं, 3 ब्लैक होल आपस में मिल रहे हैं, ऐसा बहुत कम से होता है, और ऐसा लगभग ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले तो ये, जैसे मैंने बोला AGN, ठीक है, ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ये हम लोग को देखने को मिला है, डिटेक्ट किया गया है। तो ये AGN क्या होता है, देखो AGN में क्या होता है, यहाँ पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। सुपर मैसिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा ब्लैक होल, ठीक है, जिसका जो साइज़ वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, पावर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो भी डस्ट गैस इस आसपास होगा इसके, वो सब अपने अंदर ये संभालेगा। तो हम समझते हैं ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल का इमेज आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। ये ब्लैक होल कुछ इस प्रकार से हम लोग को गैलेक्सी के अंदर ये बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। ब्लैक होल के अंदर मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो जो ऊपर वाला आउटर वाला एरिया है, इसको इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। ये एक तरीके से रिलेटिविस्टिक जेट्स होते हैं। इधर यहाँ पर सिंगुलरिटी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो ब्लैक होल के अंदर जो ग्रेविटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को ब्लैक होल जल्दी से दिखाई नहीं पड़ते, हम लोग को ऑब्जर्व नहीं होते। अभी यहाँ पर जो ब्लैक होल दिखाई पड़ रहा है ये तो ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व किया जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें से जो लाइट है, लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती। लाइट भी यहाँ पर पड़ेगी तो इसके अंदर सब लाइट समा जाएगी, लाइट कहीं दिखेगी नहीं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग कोई चीज़ कब देख पाएंगे, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लाइट क्या है, ये सब इस ब्लैक होल के अंदर समा जा रही है। जो भी आसपास की चीज़ें हैं सब यहाँ पर ये ब्लैक होल एंगल्फ कर लेता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके आसपास ये डिस्क सी आपको देखने को मिलेगी। ये ब्लैक होल यहाँ पर इस प्रकार का होता है।
लेकिन यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। लेकिन होता क्या है, जब ये आपस में मिलते हैं ना, जब आपस में एक तरीके से यहाँ पर ये मिलते हुए नजर आएंगे तो इनको ऑब्जर्व करना काफ़ी आसान है। तो आप कह सकते हो, तो इसी वजह से यहाँ पर इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि 3 ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा यहाँ पर कुछ सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलेगा कि हाँ ब्लैक होल्स मर्ज हो रहे हैं, तो इसी को ऑब्जर्व किया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। जो आज के टाइम पर करंट मर्जर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। साइंटिस्ट ने स्टडी किया जो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, 2 बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, 2 बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज आपको मालूम होगा, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं। एक जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे से आस में एक हमारे जो बिल्कुल पास में गैलेक्सी है वो कौन सी, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आप लोगों को बताया था ए से शुरू होती है, चलो मैंने ये भी हिंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो पास में गैलेक्सी होती है उसका नाम जरूर बताना। अरे यार देख ही लिया होगा आपने, बिल्कुल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे पास वाली गैलेक्सी कहलाती है। अभी क्या हो रहा है ना, 2 गैलेक्सी आपस में मर्ज कर रही हैं, और जो ब्लैक होल होता है वो गैलेक्सी के अंदर ही पाया जाता है। और वो गैलेक्सी कौन कौन सी है, एक है NGC 7733 और दूसरा है NGC 7734। और जो तीसरी वाली, जैसे मैंने आपको बताया 3 ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं तो 3 गैलेक्सी भी होंगी। तो अभी 2 का नाम तो पढ़ लिया। जो तीसरी वाली गैलेक्सी है ना, उसका नाम है NGC 7733N। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये कुछ पिक्चर आया है PIB के ऊपर, ठीक है, पब्लिक इन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। यहाँ पर पिक्चर शेयर किया गया था। एक ब्लैक होल, यहाँ पर एक पूरी की पूरी गैलेक्सी ये है, ठीक है। इसको हम लोगों ने 7733 वाली बोली है, ये पहली गैलेक्सी हो गई। दूसरी गैलेक्सी कहां पर है, वो आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली गैलेक्सी हो गई दूसरी वाली, इसको बोला गया है 7733। लेकिन इसके जो ऊपर है, इसके जो नॉर्थ साइड में आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ साइड में छोटा सा एक और गैलेक्सी है, ठीक है। इसके साइड में, ऊपर की साइड में एक और छोटी सी गैलेक्सी है। तो ये आपस में एक साथ क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। अब ये गैलेक्सीज के अंदर ही आपको ब्लैक होल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ब्लैक होल है, इसमें भी ब्लैक होल है। तो ये तीनों ब्लैक होल आपस में मिल रहे हैं, इसको ऑब्जर्व किया है हमारे साइंटिस्ट ने। अब ये तीनों ब्लैक होल जब मिल जाएंगे तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तीनों मिलकर एक और भी बहुत बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे, एक बिगेस्ट मैसिव ब्लैक होल बनाने वाले हैं। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ब्लैक होल एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैंने आपको बताया एक ऐसा पॉइंट होता है स्पेस के अंदर जहां पर मैटर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन यहाँ पर लाइट भी एक तरीके से, आप लाइट अंदर जाएगी तो लाइट भी समा जाएगी, लाइट का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं। तो ऐसी सब चीज़ हम लोग को ब्लैक होल के अंदर देखने को मिलती है। जो कॉन्सेप्ट है ना ब्लैक होल का, इसको थ्योराइज किया गया था हमारे एक महान साइंटिस्ट ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, 1915 में इनके द्वारा ये काम किया गया, थ्योराइज किया गया। उसके बाद ब्लैक होल को, जो ये ब्लैक होल टर्म है ना, इसको दिया गया 1960 में, किसके द्वारा, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जॉन आर्किबल्ड व्हीलर, इनके द्वारा। ब्लैक होल 2 टाइप के होते हैं, एक छोटे वाले होते हैं नॉर्मल ब्लैक होल्स, एक होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में, तो वो आपको समझ ही आ गया होगा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था, अभी मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मिस ना हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये हम लोगों ने देखा कि जो ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, आपस में मर्ज कर रही हैं, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अब क्या है ना, जैसा मैंने बताया ब्लैक होल्स कब मर्ज, क्योंकि हर एक ब्लैक होल जो है वो गैलेक्सी के अंदर है। यहाँ पर ये गैलेक्सी है, ये ब्लैक होल है, ये गैलेक्सी, ये ब्लैक होल है, तीनों आपस में मर्ज कर रही हैं। तो ये जो गैलेक्सी है इनका कोल्यूशन भी हो रहा है। कोल्यूशन मतलब ये आपस में टकरा रही हैं। जो 2 गैलेक्सी कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, जो ब्लैक होल है ये भी आपस में आ जाएंगे। मान लो एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, एक ब्लैक होल इसके अंदर, एक ब्लैक होल इसके अंदर है। जब ये आपस में आएंगी, पास पास आएंगी, तो क्या होगा, ये ब्लैक होल भी पास पास आएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो, ये जो ब्लैक होल है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, इस वाले को, और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इस वाले को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्सिक प्रॉब्लम। पार्सिक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लगातार पास आ रही है, गैलेक्सी लगातार पास आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। आते आते क्या होता है, एक पॉइंट पर रुक जाती हैं। और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये होता है जब ये गैलेक्सी अपने से 3.26 लाइट ईयर्स दूरी पर होंगे। ध्यान से सुनना, जब ये गैलेक्सी दूसरी वाली गैलेक्सी से 3.26 लाइट ईयर्स की दूरी पर होगी ना, तो ही ये रुक जाते हैं, तो ये आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आगे नहीं बढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग पार्सिक प्रॉब्लम। तो यहां पर मिलने से पहले ये रुक जाती है 3.26 लाइट ईयर्स की दूरी पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां पर बोला यह गया है जो तीसरी वाली गैलेक्सी है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। वो क्या रोल है अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। 3.26 लाइट ईयर्स का मतलब क्या है। ये बहुत ज़्यादा लंबा एक तरीके से गैप है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको मालूम होगा कि जो सन, एक तरीके से लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर कितनी है, 3 लाख किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो मतलब लाइट क्या होगी, लाइट यहाँ पे बोला गया लाइट 3.26 लाइट ईयर्स, 3.26 ईयर्स तक लगातार लाइट ट्रैवल करेगी। तो आप समझ सकते हो
इतना ज़्यादा आपको ये अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो इतनी दूरी पर ये दोनों गैलेक्सीज रुक जाती हैं, ये आपस में मर्ज होने से रुक जाती हैं। कितने गैप पर? इतने गैप पर। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखने को ये मिला है कि हम लोगों ने देखा कि एक तीसरी गैलेक्सी भी है। तीसरी गैलेक्सी ये छोटी वाली गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी क्या करेगी, इन दोनों गैलेक्सी, ये गैलेक्सी 1 हो गई, गैलेक्सी 2 हो गई, ये जो तीसरी वाली गैलेक्सी है ना, ये क्या करेगी, ये ब्लैक होल ये जो पावर जनरेट कर रहा है, ये अपनी पावर इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला पावर अपनी इसको ट्रांसफर कर रहा है। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पीरियड पर आएंगे, जब ये रुक जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये अपनी पावर इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी अपनी पावर इसको ट्रांसफर करेगा, और ये भी अपनी पावर इसको ट्रांसफर करेगा। तो ये चीज़ पता लगाई गई है। अब यहाँ पर ये होगा, जब ये दोनों अपनी पावर इस तीसरी वाली गैलेक्सी को ट्रांसफर करेंगे तो ये मर्ज होता हुआ नजर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियरली बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।